नमस्कार एवं जोहार दोस्तों। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, जेपीएससी मेंस पेपर 3 इतिहास, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, ठीक है। और इसमें जो आधुनिक भारत के इतिहास का हॉट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। उसमें दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रह्म समाज को, ठीक है। ये ब्रह्म समाज जो है हमारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन से बिलोंग करता है, उससे रिलेट करता है। और ब्रह्म समाज बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको मेंस के लिए भी लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर ब्रह्म समाज क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ब्रह्म समाज को मैंने 2 भागों में बांट के रखा है। उसका साफ साफ रीजन आपको पता चलेगा जब मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्यों इसको मैंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। तो चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है ब्रह्म समाज। देखिए दोस्तों, हमारा स्टडी फॉर गोल्स जो है ना, तरह तरह के आपके कोर्सेस अलग अलग एग्जामों के लिए लाते रहते हैं। उसमें आप देख लीजिए कि असिस्टेंट क्लर्क और हाई कोर्ट का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का अगर प्रैक्टिस चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर आपको 25 मॉक टेस्ट जो है ना अवेलेबल है प्रीवियस ईयर्स के। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में देखिए जो जेपीएससी मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू समुदाय में सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर हिंदू समुदाय की बात कही गई है अभी फिलहाल। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? नंबर 1 पढ़ना है ब्रह्म समाज, नंबर 2 में देखना है आपको आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा कीजिए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि ब्रह्म समाज ने किस तरीके से सामाजिक सुधार में अपना सहयोग दिया, उसके बारे में विवेचना कीजिए। उसी तरीके से आर्य समाज के लिए दे सकता है, रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। और इन सब के प्रभाव से होने वाले सामाजिक सुधारों को भी आपको वर्णन करना। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज जो है सबसे पहले राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ये संगठन की स्थापना करी गई थी। अब इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने स्थापना करी थी। तो राजा राम मोहन राय कौन थे, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इनके बारे में जब हम लोग जान जाएंगे तब फिर हम लोग ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे। और ब्रह्म समाज को मैंने इसलिए इसके दूसरे भाग में रखा है। पहले भाग में आपको पूरा उसका भूमिका मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी कि राजा राम मोहन राय आखिर कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आगे जाके ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उसके पहले वो क्या करते थे। ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसकी शुरुआत करें तो आपको पता चलेगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर, बंगाल प्रेसिडेंसी और आज का जो है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था।
वो हमारे भारत देश के पहले ऐसे राजनयिक व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु जो है फॉरेन में हुआ है। ठीक है, मतलब भारत में ही ज़्यादातर समय अपना बिताया, लेकिन जाके फॉरेन में उनकी मृत्यु हुई थी। इनका माता का नाम है तारिणी और वो शैव धर्म को मानते थे, और इनके पिता हैं रामाकांत जो कि वैष्णव धर्म को मानते थे। तो यहाँ पर देखिए फैमिली में ही है ना दो धर्मों का सम्मिलन है। तो राजा राम मोहन राय एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनका जो फैमिली था वो काफ़ी कुलीन था, काफ़ी अमीर था। ठीक है, ये गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वैसे ज़्यादातर आप समाज सुधारक को आप देखेंगे तो आप जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, महावीर जैन को ले लीजिए, ये सभी जो हैं कुलीन फैमिली से रिलेटेड हैं। तो राजा राम मोहन राय भी आधुनिक भारत के पितामह कहे जाते हैं, और ये भी देखिए एक कुलीन ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो कुलीन ब्राह्मण परिवार हिंदू धर्म के पारंपरिक प्रथाओं को कट्टरता से मानते थे, और इनका फैमिली कैसा था, जो कि बहुत कट्टर था हिंदू धर्म को मानते हुए। बचपन में माता पिता के अलग अलग विचारों से राम मोहन राय परेशान हो चुके थे। ठीक है, देखिए जब माँ तारिणी शैव धर्म को मानते हैं, पिता रामाकांत वैष्णव धर्म को मानते हैं, तो दोनों के ही विचारों में मतभेद होंगे, और उसी मतभेद के बीच में राजा मोहन राय है ना पिस रहे थे। है ना, वो कोई एक परफेक्ट जो विचार होता है जो उसको फॉलो कर सके, है ना, वैसा उसका मन में विचार आ नहीं रहे थे। ठीक है, बचपन में ही मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय अपनी 17 वर्ष की भाभी को सती होते हुए देखा था। यानी कि उनका भैया का डेथ हो गया, तो उनका जो भाभी थी वो मात्र 17 वर्ष की थी, और उसको क्या ज़बरदस्ती जो उस टाइम प्रचलन था कि अगर आपका पति मर गया है तो पत्नी को भी उसी के चिता के साथ जल जाना होगा। उसी को सती प्रथा बोलते हैं, यानी कि सती हो जाना, अपना पति के लिए अपना शरीर को त्याग देना। तो जिसने उनके मन को काफ़ी ठेस पहुंचा है। ठीक है, एक 17 वर्ष की लड़की जो है विधवा हो गई और उसको उसके पति के साथ जला दिया गया। ये चीज़ देख के मोहन राय का मन बहुत विचलित हो गया। उसने इसका विरोध भी करने का कोशिश किया, लेकिन आप जानते हैं ना उसका एज कम था और वो एक कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनकी बातों को सुना नहीं गया। ठीक है, अपनी भाभी को चिता में जलते देखना शायद उसके जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बना। ये जो इनका जो जीवन परिवर्तन हुआ है ना, अपना विचारों को एक नया दिशा जो दिया, तो उसका मुख्य कारण जो है अपनी भाभी को चिता में जलते हुए देखना था। ठीक है, उन्होंने समाज में हो रहे अंधभक्ति को, कुरीतियों को नज़दीक से अनुभव किया था। एक कट्टर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग होने से ये उनको फ़ायदा हुआ था। उनका अपना ही एक विचार चलता था, अलग मत चलता था। वैसे भी आप जानते हैं ना, होनहार विनवान के होत चिकने पर, है ना। और जो ऐसा होता है जो समाज में आगे चल के कुछ अलग सा करते हैं, उनका क्वालिटी जो है बचपन में ही दिखाई दे जाता है। समाज के रीति रिवाज को समझने के लिए उन्होंने पहले वैदिक सभ्यता को समझने का प्रयत्न किया और बनारस जाकर संस्कृत में वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई की। ठीक है, तो देखिए इनका जो कार्यकाल है, आपने देखा ना कि इनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, अभी जो है ना 1764 की बक्सर की लड़ाई हो चुकी है। 1764 की बक्सर की लड़ाई होने के बाद जो है अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है बंगाल में पूरा हो चुका है। ठीक है, और ये कहाँ के व्यक्ति हैं, ये बंगाल के ही व्यक्ति हैं। और दूसरी बात क्या कि बंगाल जो है शुरू से ही व्यापारिक केंद्र रहा है, तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें जो है कठिन होता चला गया जब अंग्रेज़ों ने अपना
जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए हमारे समाज के लोगों को दबाना शुरू किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर अन्य धर्म को मानने वाले हो। राइट। तो यहाँ पर ये बात हो गई। और ऊपर से राजा राम मोहन राय ऐसे समय में हो रहे हैं, ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं जो ब्राह्मण फैमिली है, जो कट्टर हिंदू फैमिली। कई सारी चीज़ें देखिए इस माहौल में जो है ना वो पनप रहे हैं, जिस बीच में वो रह रहे हैं उनसे उनका मन और हृदय जो है परिवर्तन होना शुरू होगा। और चूंकि ये विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे तो इनको सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। समाज का जो स्थिति क्या है ना, हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपना व्यापार किन के साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप आगे चल के देखेंगे कि इन्होंने हमारे देश के किसानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की है। ठीक है, टैक्स में छूट दिलवाया है। तो अभी मैं इसके बचपन के बारे में बात कर रहा हूँ कि समाज में रीति रिवाज को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले वैदिक सभ्यता को जानने के लिए बनारस चले गए थे ये। ठीक है, बनारस चले गए थे और वहाँ पर संस्कृत में विद्या ग्रहण की। और वहाँ पर क्या क्या पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसे उसको प्राचीन सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें बात पता चली, जो उस समय समाज में जिन बातों को लोग मानते थे और उसको मानकर अपना परिवार चलाते थे, अपना धर्म को चलाते थे, वो सभी बातें इनको धीरे धीरे पता होना शुरू हुआ। फिर उसने क्या किया, पटना में रहकर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान लिया और उनके धर्म ग्रंथों को उन्हीं की भाषा में समझा। यानी कि उर्दू का जो कुरान है उसको उसने उर्दू में पढ़ा, फारसी लोगों का जो भी प्रमुख किताब है उसको भी अंग्रेजी में बाइबिल को पढ़ा। तो सभी को सबसे पहले उन्होंने सभी लैंग्वेज का ज्ञान लिया। उसके बाद उनके ही सारे जो बुक फेमस हैं उन सभी बुक्स को, धर्म ग्रंथ को उसी भाषा में पढ़ते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए कि उनके धर्म में क्या कहा गया है। उसके बाद अपने धर्म में जो कहा गया है, जो जिन विचारों को रखा गया है उनको कंपेयर कर सके। समझ में आया? ये देखिए शुरू से ही मतलब अपने आप में इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लाकर इतना समझ पाए कि कौन सा अच्छा चीज़ है और कौन सा बुरा चीज़ है। कुछ समय उन्होंने अंग्रेजों के साथ कलर का भी काम किया। ठीक है, लगभग 1830 ईस्वी तक जो है ना, 1830 ईस्वी तक ये कलर का काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि चूंकि समाज में पाश्चात्य लिखा है, पाश्चात्य मतलब आप वेस्टर्न समझ लीजिए, जैसे इंग्लैंड का हो गया, ठीक है, नीदरलैंड का हो गया, इन सभी देशों का जो शिक्षा व्यवस्था था वो हमारे देश में फैल गया था। तो चूंकि समाज में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव आ चुका था, अतः उनके लाभों को बारीकी से अध्ययन किया। देखिए इनका मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो लागू होता है वो सभी बेकार नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है। उनके विचारों को समझना होगा, है ना, उसमें दी जा रही शिक्षा को समझना होगा। उसके बाद हमें उनमें जो अच्छाई हैं उनको अपनाना होगा। ये इनका मानना था। ये किसी भी धर्म को नीचा नहीं समझते थे, किसी भी धर्म को बहुत ऊंचा नहीं समझते थे, है ना। ये मॉडरेट प्रवृत्ति के आदमी थे। ओके, ये बहुत हद तक आप उदारवादी भी बोल सकते हैं। तो मोहन राय को खुद बहुविवाह, मतलब वो जो है ना खुद बहुविवाह किए थे मोहन राय, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां थी, वो 3 शादियां किए थे। अतः स्त्रियों की दशा से भी वे वाकिफ थे। अलग अलग समय में अलग अलग बहू आई उनकी ज़िंदगी में, तो उनको सभी लोगों को जानने का मौका मिला और ये पता चला कि स्त्रियों की समाज में क्या स्थिति। ठीक है, एक तो बचपन में ही सती प्रथा देख चुके थे वो। ठीक है, उसके बाद उनका खुद 3 अलग अलग नारियों से विवाह उनके जीवन में और भी तर्क शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता पैदा करता है। इस प्रकार उनका जीवन ही शिक्षा का पर्याय बन चुका था।
वो उनका जीवन इस तरीके से बीता कि उसमें से ही उनको बहुत सारे ज्ञान होना शुरू हो गया। अतः उन्होंने भारत के समाज में एक नई सोच, है ना, और विचार लाने का प्रयास किया। इनके विचार इतने प्रभावशाली था कि समाज में हर वर्ग में सुधारवाद की नीति लागू हुई। ठीक है, समाज के हर वर्ग कहने का मतलब क्या क्या है? वो समाज का हर वर्ग कहने का मतलब आप ले लीजिए उसका कि हर विभाग कहने का मतलब मेरा है कि किसान है, ठीक है, वहाँ पर हो गया। उसके बाद आप ब्राह्मण फैमिली ले लीजिए, ठीक है। फिर व्यापारिक आदमी जो होता है, व्यापार जो करता है, शूद्र आदमी जो है ना, उनके जीवन में ले लीजिए, व्यापारिक आदमी के ले लीजिए, ठीक है, ये सभी। और फिर क्या, इनके कौन कौन सा विभाग में, सभी सामाजिक विभाग, धार्मिक विभाग, राजनीतिक क्षेत्र हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये यानी कि इंसान को प्रभावित करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में इन्होंने प्रभावशाली सुधारवाद लाया, सुधार आंदोलन चलाया। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए स्पष्ट कि सामाजिक कारण हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक क्षेत्र में भी शुद्धिकरण करने का प्रयास किया। देखिए उन्होंने लिखा है शुद्धिकरण करने का प्रयास किया, है ना, थोड़ा उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया। ये नहीं कि पूरा पूरा धर्म को ही चेंज कर दिया, पूरा पूरा समाज को ही चेंज कर दिया, पूरा आर्थिक व्यवस्था को ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। उसमें जो सुधार संभव था उसी पे उन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की, है ना, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन कर लो क्योंकि आपका धर्म अच्छा नहीं है, आपके धर्म में विचार सही नहीं है। इन्होंने कहा कि आपके धर्म में जो विचार गलत हैं उन गलत धारणाओं को आप दूर भगाओ, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक ही ईश्वर पे ध्यान देना चाहिए, है ना, दुनिया में एक ही ईश्वर है। उनका सिद्धांत जो था वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत था। उन्होंने बंगाल में आत्मी एवं ब्रह्म सभा का गठन किया था। सबसे पहले उन्होंने आत्मी सभा का गठन किया, फिर बाद में जो है ब्रह्म सभा का गठन किया। इन सभी के बारे में आगे आपको चर्चा मिलेगी। और अपने विचारों एवं शिक्षा का प्रचार कर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो दो सभाओं का मुख्यतः इनके द्वारा गठन किया गया था, एक आत्मी सभा, दूसरा ब्रह्म सभा। अतः इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें जितने भी मैंने नाम लिख रखा है सातों के साथ आप याद रखेंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, इनका जन्म ऐसे समय हुआ था, देखिए एकदम बीच बीच में हुआ था, है ना, जब अंग्रेजों का वर्चस्व शुरू हो गया, यूरोपीय देशों के बीच लड़ाइयाँ लगभग समाप्त होने को चली थी और ये स्पष्ट हो गया था कि भारत में अब कौन राज्य करेगा। और दूसरी बात, मुगल अम्पायर जो था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अवध अम्पायर जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो हमारे देश के जितने बड़े बड़े शासक थे उन सभी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी और हमारा समाज जो है काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी सत्ता का अधिकार होने चला था। ओके, तो उस समय इन्होंने इतने सारे अपने विचारों को एक नया पुनर्जन्म दिया, एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। पूरा समाज का जो विचार था, जिनके रीजन से वो पिछड़ते जा रहे थे, जिनके रीजन से वो यूरोपीय कंपनियों के अधीन आते जा रहे थे, है ना, उनमें सुधार लाना जरूरी था और उसी पे इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इन्हें ही कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर।
यानी कि इसके पहले जो है राष्ट्रवादी विचार तो था ही नहीं हमारे देश में, ठीक है ना। तो इन्होंने ये प्रयास किया था कि पूरा जो देखिए, ये वैसे तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो पूरा बंगाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव जो है भारत के अन्य देशों के अन्य क्षेत्रों में नहीं रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सारे लोग थे हमारे देश में, उन सभी को एकजुट करने का प्रयास किया था, और पूरे समाज को, जो कई सारी जातियों में विभक्त था, उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास किया था, एकत्रित करने का प्रयास किया था। अतः इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। दूसरा है अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, ठीक है। जो अतीत के विचार था और जो भविष्य के विचार हैं, उनके बीच का ये सेतु थे, क्योंकि ये आधुनिक विचारों को अतीत के विचारों के साथ मेल कराकर, है ना, उनकी कुरीतियों को दूर करके नया विचार को ला रहे थे। चौथा नाम है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है। वही बात हो गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर बोलिए या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोलिए, ये दोनों ही उन्हीं को कहा जाता है। फिर क्या, आधुनिक भारत का पिता भी इनको ही कहा जाता है। छठा नाम है प्रथम आधुनिक पुरुष, है ना। प्रथम आधुनिक पुरुष आपसे पूछा जाए कि किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और लास्ट है युगदूत कहा जाता है, इनको युगदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा एक नया युग लाने का प्रयास किया था समाज में। तो इतने सारे नामों को आप जरूर से जरूर 1 से 2 बार पढ़ के जाइए, आपको तुरंत वहाँ पर क्वेश्चन मिलने पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, है ना, तो 16 वर्ष के अवस्था में हिंदुओं को मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये आप देखें कि पटना चला गया, उसके बाद वो बनारस गया, तो सभी जगह से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, है ना, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया पूरे समाज में, वो मूर्ति पूजा का विखंडन करना था, है ना। मूर्ति पूजा करने से मना करना था, ठीक है। सभी हिंदुओं को कहा कि आप मूर्ति पूजा मत कीजिए, मूर्ति पूजा से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, वो बेकार है, इनका कहना था। उसके बाद आप देखेंगे कि 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में एक पुस्तक की रचना की उन्होंने। तो देखिए, एक तो आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि इनके पास जो है 12+ भाषाओं का ज्ञान था, उसको बोल भी सकता था, उसको लिख भी सकता था, ठीक है। इतने भाषाओं का ज्ञान होना आज के समय में भी तो काफ़ी मुश्किल है। तो 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है तुफ़त उल मुवाहिद्दीन, है ना, तुफ़त उल मुवाहिद्दीन। तो इसका अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको क्या बोला जाता है, अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट मतलब होता है जो एक ही भगवान पे विश्वास करता है, उनके बारे में कहता है, ठीक है। और एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका हिंदी रूपांतरण है। तो ये इन्होंने कब रचना की, 1809 ईस्वी में। 1772 में जन्म, 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में पुस्तक की रचना कर दी, फारसी भाषा में, देखिए, ठीक है। तो यह विचार उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और वेदों और उपनिषदों से लिया था। ऐसा नहीं था कि ये एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है उनका अपना था। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप मेरा अपना सिद्धांत नहीं मानते हैं तो आप जो वेद और उपनिषद में लिखे गए हैं उनको तो आप मानेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इनका विचार है वो सारे उपनिषद से ज़्यादातर लिए गए हैं, समझ गए ना। उन्होंने जितना सारा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उपनिषद के जो ज्ञान थे, विचार थे, वही उनको सबसे अच्छा लगा। उन्हीं में से उन्होंने ये मूर्ति पूजा का विखंडन जो है लिया था और समाज में फैलाने का प्रयास किया था। और इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए, कोई भी नया चीज़ अगर समाज में आए तो उसको समाज अपनाना शुरू नहीं करता है जल्दी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्या, उनका विचार इसलिए इस तरीके से आया कि हम अगर वैदिक सभ्यता या फिर उपनिषद से के बारे में बोलकर अगर हम अपने समाज में इन सभी चीज़ों को लाने का प्रयास करें तो वो संभव है कि वो मान जाए, ठीक है। क्योंकि सभी लोग उस समय भी वेद और उपनिषद की बातें ही करते थे, और चूंकि वो ब्राह्मण समाज से रिलेट करते थे, जो हमारे समाज का उच्च वर्ग है, तो वहाँ पर इन सभी बातों को माना जाता है, ओके।
फिर 1814 में क्या किया उन्होंने, 1814 में क्या किया, आत्मसभा, है ना, आत्मसभा का इन्होंने गठन किया। तो आत्मसभा का गठन कहाँ किया इन्होंने, यहाँ पर बंगाल में ही किया। जब वो पढ़े लिख के सभी जगह से आ गए और बंगाल में आए तो उनका एक मंडली बना, उनके विचारों को बहुत ज़्यादा जो है ना उस समय जो शिक्षित वर्ग थे, है ना, बेसिकली जो शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने उनके विचारों को बहुत अच्छा से समझा और उनको महत्व दिया। तो उन्हीं लोगों ने मिल के, है ना, यहाँ तक देखिए, इसको मित्रों का सभा भी कहा जाता है, आत्मसभा को मित्रों का सभा भी कहा जाता है, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर लोग कौन है, वो बंगाल के शिक्षित वर्ग हैं, बंगाल के शिक्षित नौ युवक हैं। ठीक है, इन लोगों ने इसको मिलके आत्मसभा का गठन किया। और गठन करने का क्या विचार था, क्यों इसका गठन किया, तो सीधी सीधी बात है, जब आपके पास एक संगठन होगा तो अपने विचारों को समाज में रखने के लिए एक जगह मिलेगी। ठीक है, सभी लोग प्रचार प्रसार कर सकेंगे, यही उनका उद्देश्य था। ठीक है, आत्मसभा का गठन राम मोहन राय ने कलकत्ता में अपने समर्थित दोस्तों से मिलकर किया। इनका विचार हिंदू धर्म से कुरीतियों को दूर करना था, जैसे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे बाल हत्या, ठीक है, जातीय भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि, ये सभी हमारे हिंदू धर्म में जो है कुरीतियाँ थी, है ना, जिनका समाज में होना अपने आप में जो है बहुत दुखपूर्ण था। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन का बात नहीं की, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू से ईसाई बन जाना है या फिर मुस्लिम बन जाना है, इन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि शुद्धिकरण की बात की। हमेशा कहा कि आप जो है अपने धर्म में सुधार लाने का प्रयास करते रहिए। तथा यह भी कहा गया कि अन्य धर्मों, जिसे प्राच्य मतलब प्राचीन भाषा धर्म में क्या आएगा, वैदिक सभ्यता आएगा, हिंदू सभ्यता आएगा, सिंधु सभ्यता आएगा। ठीक है, और पाश्चात्य में क्या आएगा, ईसाई धर्म बेसिकली, है ना, ईसाई धर्म। तो मैं जो भी रूढ़िवादिता है उसे भी खत्म किया जाए, यानी कि अन्य धर्मों में भी जो रूढ़िवादिता है, जिसके रीजन से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हो रही है और बहुत सारे लोगों को उनसे परेशानियाँ हो रही है, हमारी महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, उन सभी को शुद्ध करने की जरूरत है। इससे ईसाई धर्म के पादरी क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी भी ईसाई धर्म का बुराई नहीं किया, ईसाई धर्म को शुद्धिकरण करने का बात नहीं किया, अब करने लगा। तो इससे क्या हो गए, जितने सारे ईसाई धर्म के पादरी थे वो बहुत गुस्सा हो गए। फिर देखिए और एक काम इन्होंने किया था, तो उससे भी और ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे अंग्रेज लोग। क्या किया, 1820 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, है ना। तो इन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा और अंग्रेजों पर ही चोट किया। उसका क्या रीज़न है मैं बता रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजों का जो भी बाइबल है या फिर अदर जो भी बुक होते हैं, उसमें जो है ना ईसा मसीह का जो मैजिकल, देखिए उनका जो ईसा मसीह है ना, उनके बारे में तरह तरह के मैजिकल चीज़ों को बताया गया है कि वो चुटकी में ये कर देते थे, तो रोगों को तुरंत ठीक कर देते थे, है ना, और भी बहुत सारे उसका मैजिकल जो प्रभाव है उसको वर्णन किया गया है, तो जो कि मतलब औचित्य नहीं था, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा था। तो अब तो अंग्रेज लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा ना। और पादरी लोग का तो विचार जो है, हमेशा वो लोग क्या करते हैं, जो ईसा मसीह का इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं कि उनका ये शक्ति था, वो शक्ति था, तरह तरह का मैजिकल पावर थे उनके पास, है ना, इस तरीके का बातें करते रहते थे। तो वो चीज़ जो है राजा राममोहन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका कुछ किसी भी तरीके का औचित्य जो उदाहरण नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये काम इन्होंने 1820 में कर दिया।
फिर आगे देखिए 1817 में क्या किया, समाज में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं महिला का उत्थान हो सके इसके लिए डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के पीछे का एकमात्र रीजन था कि महिलाएं भी वहाँ पर पढ़ सके। ठीक है, तो ये ऐसा कॉलेज था जहाँ महिलाओं का भी एडमिशन होता था, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही शिक्षा ले सकते थे। तो ये काम कब किया इन्होंने, 1817 में, राइट, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर 1828 में वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या काम किया, बांग्ला व्याकरण का भी रचना किया। ठीक है, बांग्ला व्याकरण का रचना किया ताकि बंगाली भाषा में भी शुद्धिकरण लाया जा सके, चूँकि ये बंगाली थे तो इनका वहाँ पर भी काम था रहा है। ठीक है, और बहुत व्यापक रूप में रहा है। फिर इनका काम आप देखेंगे तो क्या हुआ कि सती प्रथा उन्मूलन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से कानून बनवाया। ठीक है, सती प्रथा के लिए जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो क्या था, सती प्रथा, क्योंकि उनकी फैमिली में ही देखने को मिला था। तो उनका उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और अंततः जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का, है ना, उनकी सहायता से एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये काम उन्होंने 1829 में करवाया। इनका जैसे हमने देखा कि समाज के हर वर्ग में काम रहा है, तो एक तरीके से भारत में जो है ना, आधुनिक भारत का जो पत्रकारिता है वो इन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कार्य देखिए कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी जो है 1821 में, है ना, संपादित किए और इसमें बेसिकली इन्होंने सती प्रथा के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा। फिर इन्होंने मिरात उल अखबार 1822 में लिखे। इसमें क्या है, राजनीतिक विचारों पर बहुत सारे लेख लिखे गए। फिर क्या हुआ, इन्होंने इसमें ये भी दिखाया कि किस तरीके से हमारे किसानों द्वारा, हमारे रैयतों द्वारा जो भी टैक्स दिया जाता है और जो भी वस्तुओं को निर्यात किया जाता है उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं, तो उनको इन्होंने फिक्स करने का प्रयास किया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको आज का क्लास में ये बताने का प्रयास किया कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका विचार क्या था, वो बचपन से किस तरीके से समाज में रहे और उन्होंने क्या क्या करने का प्रयास किया था ताकि समाज में, हमारे हिंदू समाज में बेसिकली सुधार हो सके और लोग आगे बढ़ सके। हम जो है अंग्रेज़ों के चंगुल से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये भी उन्होंने प्रयास किया था। तो आज का क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि 1828 में जो है आत्मीय सभा जो है उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया था। ब्रह्म सभा का गठन किया था जो आगे चल के जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे आपको यहाँ पर पूरा लगभग जानकारी मिल गई है कि किसी भी एक व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है वो इनका क्या था, तो एकेश्वरवाद का सिद्धांत है और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वो मूर्ति पूजा का विखंडन करेंगे। समाज में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको हटाने के लिए जो है तरह के कानून पास करवाएंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रह्म समाज को ही पूरा पढ़ेंगे और उसमें मुख्यतः 3 नामों को देखेंगे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है केशव चंद्र सेन। किसका नाम सुनेंगे दोस्तों, केशव चंद्र सेन। ये 3 नाम जो है ब्रह्म समाज से रिलेट करता है और इन तीनों का ही नामों को आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना जरूरी है। ठीक है, केशव चंद्र सेन होगा। ठीक है, केशव चंद्र सेन। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास
में तो इतना ही रहेगा। और अगर आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़ते हैं तो देखिए JSSC CGL 2023 का एग्ज़ाम्स जो है आगे होने वाले मंथों में तो होना है, ठीक है। सरकार के द्वारा अगर सही कदम उठाया जाए तो ज़रूर से ज़रूर ये एग्ज़ाम इसी साल हो जाएगा। और इसमें देखिए आप प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस सेट पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। ओनली 349 में झारखंड कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट आपको 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस करते रहें, है ना, तो आपको ऐप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए 7500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी है दोस्तों। और टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिलेगा आपको, सेक्शनल टेस्ट, उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। JPSC CDPO की तैयारी करना चाहते हैं और PT का एग्ज़ाम निकालना क्रैक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर टेस्ट सीरीज लगाइए। और यहाँ पर आपको 15 टेस्ट जो है पेपर 1 और पेपर 2 का मिल जाएगा और इससे क्या होगा, आपका तैयारी पुख्ता हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको तरह तरह की जानकारी डेली बेसिस पे मिलते रहता है। आपका वहाँ क्विज कॉन्टेस्ट भी कराया जाता है और साथ ही साथ जो है कई सारे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको भी अपडेट किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि खोटा स्पेशल जो है उसके लिए भी एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसमें जो है रंजीत सर जुड़े हुए हैं और सुभाष सर भी रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इन लोगों का जो दोनों ही स्टडी फॉर गोल्स का दोनों ही टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसके साथ जुड़ जाइए, ओके। और अगर आपको हम लोगों का लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है और मैं वादा करता हूँ कि आगे चल के मैं और भी अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को रखूँगा और आपकी तैयारी को अच्छा एक दिशा दूँगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें बांटते रहिए, स्टडी फॉर गोल्स परिवार से जुड़ें और अपने अन्य साथियों को भी इस परिवार का सारथी बनाएं। Thank you for watching my videos.